नमस्कार सभी को। तो आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डेंसिटी ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल। कि हम डेंसिटी, हमें क्रिस्टल दिया हुआ है, उसकी हम डेंसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमने सिंपल फार्मूला लगाना है जिससे कि हम न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो फार्मूला क्या है, हमारे पास डी है इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नोट इंटू 10⁻⁻30। तो अब हम इसमें बताते हैं डी हमारे पास यहाँ पे है डेंसिटी, और जेड की वैल्यू होती है नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। अब ये नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट क्या होता है उसके बारे में बता देते हैं हम। नंबर ऑफ एटम्स और फार्मूला यूनिट। नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स का मतलब जैसे हम लेते हैं सिल्वर, ये एटम है। सोडियम हमारे पास है एटम। कैल्शियम, ये हमारे पास हो गया एटम। और फार्मूला यूनिट, फार्मूला मतलब NaCl, NaCl, सीजियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास फार्मूला यूनिट है, ये हमारे पास एटम है। तो जेड यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है या फिर नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। इस टॉपिक में हमें जेड की वैल्यू का विशेष ध्यान रखना है। इसको हम बाद में भी एक्सप्लेन करेंगे कि जेड की वैल्यू हमने क्या लेनी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है ए का मतलब है साइड ऑफ द क्यूब, और एन नोट यहाँ पे होता है हमारे पास अवोगैड्रो नंबर। तो डेंसिटी का फार्मूला हो गया जिम अपॉन ए क्यूब एन नोट 10⁻⁻30। अब हम इसकी करते हैं डेरिवेशन कि ये हमारे पास फार्मूला कैसे आया। मान लिया हमारे पास एक क्यूब है, उसकी साइड हमें दी हुई है ए। तो हम जस्ट बताएं कि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने यहाँ पे सिंपल मेंशन कर दिया डेंसिटी का फार्मूला। क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, मास पर यूनिट, मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल। तो वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल, इस पूरे का वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम आ गया हमारे पास ए क्यूब। अब हमने बताना है यहाँ पे मास ऑफ क्रिस्टल कि मास कितना आएगा। मास का फार्मूला होता है हमारे पास, मास पूरे का हमने मास बताना है। तो जितने नंबर ऑफ एटम इसके अंदर प्रेजेंट है, यदि हम उतने एटम्स हो गए मल्टीप्लाई मास ऑफ वन एटम ले लें। जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है और एक एटम का क्या मास है, उनको यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ द क्रिस्टल। तो मास ऑफ द क्रिस्टल आ गया। अब हमने बताना है मास ऑफ वन एटम हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें पता है मास ऑफ वन एटम, तो मोल कंसेप्ट में हमने पढ़ा हुआ है एक एटम का हमने निकालना है। तो जितना मोलर मास होएगा एक एटम का, मोलर मास एटम का कितना होगा अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो हमारे पास मास ऑफ वन एटम आ जाएगा। मास ऑफ वन एटम निकालने के लिए मोलर मास, जैसे कि वन मोल में हमारे पास होता है, मान लिया हमें कार्बन दिया हुआ है 12 ग्राम। तो 12 वन मोल में पार्टिकल्स हमारे पास हो गए एटम, इसका मास कितना है 12 ग्राम। तो हमने वन एटम का निकालना है, तो वन एटम का हो गया 12 अपॉन में अवोगैड्रो नंबर। तो 12 यहाँ पे क्या है हमारे पास, मोलर मास अपॉन में एन नोट। तो वन एटम के लिए हमारे पास आ जाएगा यहाँ। उसके बाद हमने ये वैल्यू मास ऑफ क्रिस्टल की में पुट कर दी, मास ऑफ वन एटम की यहाँ हमने पुट कर दिया नंबर ऑफ एटम्स इंटू में एम अपॉन एन नोट। नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ये हमारे पास आ गया एम अपॉन एन नोट। अब हमारे पास फार्मूला था डेंसिटी का जो हमने ऊपर किया था, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास की वैल्यू पुट कर दी, वॉल्यूम की वैल्यू होगी ए क्यूब। ये हमारे पास आ गया फार्मूला। अब जो साइड हमें दी होती है वो पिकोमीटर में दी होती है। हमने साइड को लेना है सेंटीमीटर में, हमने आंसर लिखना है सेंटीमीटर में। तो हमें पता है वन पिकोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻12 मीटर होते हैं। तो वन पिकोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻12 इंटू में 1 मीटर। हमें पता है एक मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 1 मीटर को यहाँ हमने रिप्लेस कर दिया और उसके जगह हमने लिख दिया 100 सेंटीमीटर। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया यहाँ। तो हमारे पास वन पिकोमीटर आ गया 10⁻⁻30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे यदि हम इसका क्यूब लें, 10⁻⁻10 का क्यूब ले लें, तो यहाँ पे हम हमारे पास कितना आ जाएगा, 10⁻⁻30 हमारे पास आ जाएगा।
तो ये हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला बन जाएगा G/A³ इंटू 10 इंटू 10⁻⁻30। ये फार्मूला हमने तभी लगाना है जब ए हमें पिकोमीटर में दिया हुआ है। यदि ए हमें पिकोमीटर में नहीं दिया हुआ तो हमें डेंसिटी का फार्मूला ये लगाना है। ये ध्यान रखना है कि हमें ए किस में दिया हुआ है। एक तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ए हमें किस में दिया हुआ है, बाकी हमने ध्यान रखना है कि इसमें जेड हमने क्या लेना होता है। अब जेड के लिए हम बता दें यहाँ पे, अभी हमने ऊपर लिखा कि मास ऑफ क्रिस्टल की बात करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल होता है और मास ऑफ वन एटम प्रेजेंट इन दी यूनिट सेल होता है। तो यदि हमारे पास यूनिट सेल जो हो, यहाँ पे यूनिट सेल में केवल एटम थे, यदि यूनिट सेल में हमारे पास क्या हो, फार्मूला हो NaCl सीजियम क्लोराइड, यदि फार्मूला में दिया हो तो हम मास ऑफ क्रिस्टल क्या लिखेंगे, तो मास ऑफ क्रिस्टल हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने ऊपर लिखा था मास ऑफ एटम इन द यूनिट सेल, तो हम लिखेंगे मास ऑफ फार्मूला एटम इन द यूनिट सेल मल्टीप्लाई मास ऑफ वन एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, हम लिखेंगे मास ऑफ वन फार्मूला एटम। फार्मूला एटम का मतलब क्या होता है कि जैसे हमें NaCl दे दिया तो उसका पूरा टोटल मास Na प्लस में Cl का मास, और NaCl हमारे पास कितने हैं, यदि हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मास ऑफ क्रिस्टल निकल जाएगा। लेकिन पेपर में हमने केवल यहाँ से लेकर डेंसिटी यहाँ तक ही दिखानी है, ये पोर्शन हमें नहीं बताना। ये पोर्शन इम्पोर्टेंट है फॉर दी वैल्यू ऑफ जेड की वैल्यू हम क्या लेते हैं। तो अब हम बताते हैं कि जेड की वैल्यू हम क्या लेते हैं। यदि हमें NaCl दे दिया तो जेड की वैल्यू हम क्या लेंगे 4, Zn सल्फाइड दे दिया, जिंक सल्फाइड ZnS दे दिया तो हम जेड की वैल्यू कितने लेते हैं 4। यदि हमें सीजियम क्लोराइड ले लिया, सीजियम क्लोराइड, तो जेड की वैल्यू हम कितने लेते हैं 1। यदि हम BCC दे दिया तो हम जेड की वैल्यू कितने लेते हैं 2। FCC में जेड की वैल्यू कितने लेते हैं हम, सोडियम सिल्वर 4। तो अब हम इसमें बताते हैं जेड की वैल्यू क्या लेते हैं। जेड की वैल्यू हमने लेनी है FCC के लिए, चाहे वो एटम दिया हुआ है चाहे वो फार्मूला दिया हुआ है, उसकी वैल्यू हमें 4 लेनी है। चाहे हमें NaCl दे दिया चाहे हमें दे दिया Na, तो हमें जेड की वैल्यू कितनी लेनी है 4। बट BCC के केस में जेड की वैल्यू हमने अलग अलग लेनी होती है। फार्मूला के लिए जेड की वैल्यू हम लेते हैं 1। यदि हमें दे दिया फार्मूला, जैसे सीजियम क्लोराइड दे दिया तो हमें दे दिया 1। यदि हमें एलिमेंट दे दिया ओनली सीजियम तो हमने जेड की वैल्यू लेनी है 2। तो यही बता रहे थे कि फार्मूला यूनिट हमने लेना होता है। फार्मूला यूनिट हो गया और नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास होंगे, ये हमने लेने होते हैं। इसी को ही हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जेड की वैल्यू हमने BCC के लिए फार्मूले के लिए 1 लेनी है, एलिमेंट के लिए 2 लेनी है, ये हमने कैसे लेनी है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट है यहाँ NaCl, तो NaCl हमारे पास यहाँ है। NaCl में जेड की वैल्यू हम लेते हैं 4। FCC में Na और Cl से मिलके बना हुआ है, तो NaCl Cl जो होता है वो क्रिस्टल की फॉर्मेशन करता है और ये कॉर्नर पे और फेस पे प्रेजेंट है Cl। और सोडियम कहाँ प्रेजेंट है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाता है। तो हमारे पास Cl कितने हो गए, FCC में एटम होते हैं 4, क्लोरीन हो गए 4 टोटल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाएगा, वॉइड्स कितने होते हैं, जितने FCC बनाएगा उतने ही वॉइड्स होते हैं। तो सोडियम में वॉइड्स कितने हो गए हमारे पास 4, तो 4 हमारे पास Na प्लस है, 4Cl माइनस है, तो ये हमें 4 NaCl ही देगा। 4 NaCl हमने यहाँ लेने हैं। ऐसे ही जिंक सल्फाइड की हम बात करते हैं। जिंक सल्फाइड का एटॉमिक नंबर जेड की वैल्यू हम लेते हैं 4। जिंक सल्फाइड FCC का निर्माण करता है। जिंक और सल्फाइड अनाइन जो होता है वो क्रिस्टल का निर्माण करता है और ये कॉर्नर पे और फेस पे प्रेजेंट है। तो टोटल सल्फर हमारे पास हो गया 4। और Zn जो होता है इसके अंदर दोनों वॉइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल भी होते हैं ऑक्टाहेड्रल, लेकिन Zn हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाता है। टोटल कितने हो गए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं 8, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स मतलब कि 4। ये चीज़ें हमें याद करनी होती हैं कि 4 हमारे पास आएगा, ये कहाँ जाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में ये जाता है।
तो ये भी हमारे पास 4 होता है, Zn भी 4 है, तो 4 हमारे पास फार्मूला यूनिट आ जाएगा। ऐसे ही हम सीजियम क्लोराइड की बात करते हैं, इसमें वैल्यू हम 1 क्यों लेते हैं वो हम बताते हैं। इसमें हम सीजियम क्लोराइड BCC बनाता है, BCC में Z की वैल्यू होती है 2, लेकिन हम इसमें 1 क्यों लेते हैं इस बारे में हम इसको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो सीजियम क्लोराइड बॉडी सेंटर बनाता है, सीजियम क्लोराइड क्लोराइड कॉर्नर पे होता है, सीजियम बॉडी सेंटर पे, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन एट कॉर्नर पे कितना होगा 1। अब BCC में बॉडी सेंटर पे तो हो गया, सीजियम पहले से ही है, क्लोरीन कॉर्नर कॉर्नर पे होएगा, क्लोरीन सेंटर पे बॉडी सेंटर पे नहीं होएगा, इसलिए 1 ये हो गया 1। तो फार्मूला यूनिट कितना बना सीजियम क्लोराइड का 1। तो हमने यहाँ लिखा BCC स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट लाइक सोडियम, यदि दे दिया हमें, यदि सोडियम BCC स्ट्रक्चर बनाता है या एलिमेंट बनाता है, कोई सिल्वर है वो BCC बनाता है, एलिमेंट यदि हमें दिया होगा तो Z की वैल्यू क्या लेनी है 2, क्योंकि इस केस में तो कॉर्नर पे कौन जाएगा, कॉर्नर पे भी सोडियम ही जाएगा, और सेंटर पे कौन जाएगा, सेंटर पे भी सोडियम ही जाएगा। इसलिए हमने BCC में टोटल एटम कितने हो गए 2, यहाँ 2 लिया, यहाँ हमने 1 फार्मूला यूनिट शो किया है। ऐसे ही FCC में स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट लाइक सोडियम और सिल्वर में Z की वैल्यू हमने लेनी है 4। तो अब इसमें हमने 8 क्यों नहीं लिया, 4 ही लिया, क्योंकि सोडियम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होएगा, सोडियम कॉर्नर पे प्रेजेंट होएगा, कॉर्नर पे प्रेजेंट होएगा और फेस पे प्रेजेंट होएगा, फेस सेंटर पे। तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 4। वॉइड्स में सोडियम प्रेजेंट नहीं है, जितने भी वॉइड्स हैं वो सभी के सभी एम्प्टी है, अनऑक्युपाइड हैं, इसलिए हम यहाँ Z की वैल्यू 4 लेते हैं। अब हमने इतना सभी एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि हमें Z की वैल्यू का पता लग जाए। यदि हमें Z की वैल्यू यदि हमने गलत लिख देते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। और यही चीज़ हमने ध्यान में रखनी है, इसमें एक Z की वैल्यू ध्यान में रखनी है, एक हम A की वैल्यू क्या लेते हैं वो हमने ध्यान में रखनी है। अब हमें एक और क्वेश्चन दिया होता है, उस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया होगा, हमें दिया होता है वैल्यू ऑफ A साइड, हमें NaCl FCC यूनिट क्रिस्टल दिया होगा। क्या दिया होता है हमें, NaCl फेस सेंटर क्यूबिक का निर्माण करता है। यदि हमें दे दिया डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस और Cl माइनस हमें गिवन है, तो हमें A की वैल्यू क्या होगी ये हमने निकालना है, A की वैल्यू फाइंड आउट हमने करनी है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं A की वैल्यू, तो FCC के लिए NaCl बनाता है, तो Cl होएगा हमारे पास कॉर्नर पे, Na प्लस का होता है ऑक्टाइडल वाइड्स में होता है, ऑक्टाइडल वाइड्स कहाँ होते हैं, एक तो बॉडी सेंटर पे होता है, बाकी एज सेंटर पे होता है, एज के सेंटर में। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन है, वाइड्स हमारे पास मान लिया यहाँ कॉर्नर है, वाइड्स बीच में प्रेजेंट है, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस NaCl का गिवन होता है। तो हमें टोटल एज कितनी होगी, एज पूरी एज होगी 2 टाइम्स ऑफ दिस डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे जैसे हमने दिखाया, यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है, यहाँ पे वाइड्स का एटम प्रेजेंट है, तो ये आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। हमें यहाँ से यहाँ तक गिवन है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 इंटू में डिस्टेंस बिटवीन NaCl, A की वैल्यू हमने 2 इंटू में डिस्टेंस बिटवीन NaCl लेनी है। इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। और इसके अंदर रेडियस निकालनी फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हमें A पता होगा तो हम BCC दिया हुआ है, FCC दिया हुआ है, उसमें हम रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम इसमें क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन के लिए हमें दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमने पहले लिख लो क्या निकालना है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद दिया क्या हुआ है, डेंसिटी ऑफ NaCl दिया हुआ है और डिस्टेंस बिटवीन NaCl। हमने फार्मूला लगाना है इसमें N0 का। तो हमारे पास यहाँ पे पहले हम फार्मूला लगा देंगे, डेंसिटी का क्या होता है, जिम अपॉन में
ए क्यूब इंटू 10⁻³ इंटू में एन नोट। हमने एन नोट निकालना है, तो एन नोट की वैल्यू हम नहीं रखेंगे। डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास गिवन है। जेड की वैल्यू NaCl बनाता है FCC। NaCl क्या बनाता है? FCC। तो जेड की वैल्यू क्या लेंगे? जेड की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे 4। जेड की वैल्यू कितनी लेंगे? 4। मोलिकुलर मास NaCl का Na का होता है 23, 35.5, 58.5। अब हमने ए क्या लेना है? हमने NaCl के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, तो NaCl पूरी कितनी हो जाएगी टोटल? तो 2A। अभी जो पीछे हमने बताया था 2 इंटू में 281 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने ये वैल्यू यहाँ पुटअप करनी है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? एन नोट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हम इसे सोल्व कर देते हैं तो हमारे पास एन नोट की वैल्यू आ जाती है 6.09 इंटू 10⁻23 पर मोल। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। यहाँ सीजियम क्लोराइड हैज क्यूबिक स्ट्रक्चर। सीजियम क्लोराइड पूरा हमें दिया हुआ है। सीजियम क्लोराइड क्या बनाता है? BCC। उसके बाद जेड की वैल्यू सीजियम क्लोराइड के लिए क्या लेंगे? जेड की वैल्यू क्या लेंगे सीजियम क्लोराइड के लिए? जेड की वैल्यू हम लेंगे 1, क्योंकि ये फार्मूला है। यदि हम केवल सीजियम दिया होता तो हम जेड की वैल्यू लेते 2। इस बात का हमने ध्यान रखना था। उसके बाद हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमें डेंसिटी दे दी। कितनी दे दी डेंसिटी? 3.99। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सीजियम एंड क्लोरीन आयन? तो सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना होगा? ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए निकालना होगा। तो डेंसिटी का फार्मूला लगाओ। डेंसिटी का फार्मूला वही है जिम ए क्यूब 10⁻³ ए नोट। तो हमें इसमें निकालना है ए। तो ए क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? ZM/D इंटू वैल्यू पुटअप कर दो सीजियम क्लोराइड की। सीजियम का दिया हुआ है 133, और क्लोरीन का डेंसिटी की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ। एन नोट की वैल्यू पता है हमें। यदि हम इसे सॉल्व कर देते हैं, ए क्यूब की वैल्यू हमारे पास यहाँ हमारे पास ए क्यूब की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमारे पास आ जाएगी 412.4 पिकोमीटर। इसको हम लॉगरिथम से सोल्व कर सकते हैं। ये यहाँ जाके 1/3 हो जाएगा। उसके बाद लॉग टेबल हमें लगानी होगी, तब ये हमसे सोल्व होएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया ए, लेकिन हमें निकालना क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सीजियम और क्लोरीन। तो ये क्या बनाता है हमारे पास यहाँ? BCC। BCC के अंदर पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर पे। तो डिस्टेंस बिटवीन सीजियम के बीच में, तो 2D हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा √3a। तो हमने D निकालना है। D आ जाएगा √3/2। A की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 412.4। यदि हम इसे सोल्व कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी D की, विच इज इक्वल टू दी 357 पिकोमीटर। तो इस तरह हम इसमें क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हमने जो इसमें याद करनी है या हमें पता होनी चाहिए, वो है जेड की वैल्यू। वो हमें पता होगी। वैल्यू पुटअप कर दो, सोल्व कर दो, तो हमसे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब हम इसमें क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन स्वयं करने हैं, एक बार बता देते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। हमें दिया हुआ है एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडी कॉपर क्रिस्टलाइज इन दी FCC दिया हुआ है। कॉपर की जेड की वैल्यू लेंगे हम 4। एज सेल एज ए की वैल्यू हमें सेंटीमीटर में दी हुई है। तो सेंटीमीटर में दी हुई है, तो हमने ये लेनी है। पिकोमीटर वाला फार्मूला नहीं लगाना, 10⁻³ नहीं लगाना। ए की वैल्यू ये लगाएंगे, तो इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻24 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है डेंसिटी हमें दी हुई है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर निकालना है।
तो वैल्यू पुटअप कर दो सभी की, एन नोट की वैल्यू हमें पता होगी, फार्मूला लगाओ, पुटअप कर दो, सोल्व कर दो, कॉपर की वैल्यू आ गई। ज़्यादातर केसेस में वैल्यू वही आती है जो इनका एटॉमिक मास होता है। तो यदि हमें एमसी का क्वेश्चन दिया हो तो डायरेक्ट भी हम बता सकते हैं कि कॉपर की वैल्यू कितनी आएगी। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हमें बीसीसी दिया हुआ है एन एलिमेंट, तो जेड की वैल्यू बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी, जेड की वैल्यू कितनी होगी 2। ए की वैल्यू दे दी हमें, डेंसिटी दे दी, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। पहले हम इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे, जितना मोलिकुलर मास आएगा उसमें कितने एटम प्रेजेंट होते हैं 6.022। तो 1 में कितने होंगे, 208 में कितने होंगे। तो इस क्वेश्चन में लास्ट में मोल कंसेप्ट का यूज होएगा। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमें क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ केबीआर दे दिया, एज लेंथ भी दे दी। हमने बताना है टाइप ऑफ द क्यूबिक लैटिस, ये कौन सा टाइप है, बीसीसी है, एफसीसी है, क्या है ये। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें हमने जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका हमें मोलिकुलर मास दिया हुआ है, ये हमारे पास केबीआर का एम आ जाएगा, डी का दिया हुआ है, ए की वैल्यू हमें दी हुई है, एन नोट की वैल्यू हमें पता है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जेड फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यू पुट अप कर दो, सोल्व कर दो। अगर कैलकुलेशन लेंथ ही आती है तो उसमें लॉगरिथम टेबल का यूज करो। लॉगरिथम टेबल हमने कैसे यूज करना होता है उसकी वीडियो भी दी हुई है एक, उसको हम कैसे देखते हैं तो वो भी फॉलो कर सकते हो। तो ये था ऑल अबाउट द डेंसिटी ऑफ द क्यूबिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।